राइट, अस्सलाम वालेकुम। आज की हम वीडियो का टॉपिक है दैट इज़ रेक्टम। रेक्टम में हम एज ए तनी ऑर्गन हम लोग 6 से 7 चीज़ों को पढ़ते हैं। हम स्टार्टिंग में उसका इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर हम उसकी एम्ब्रियोलॉजी डिस्कस करेंगे, ग्रॉस एनाटमी डिस्कस करेंगे, रिलेशन रिफ्लेक्शन हम लोग साथ में डिस्कस कर रहे हैं उसके, ब्लड सप्लाई करेंगे और फाइनली रैप अप कर देंगे विथ इट्स क्लिनिकल्स। ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर दी सही कट करा वर्ड मैटर। राइट, तो इंट्रोडक्शन ऑफ रेक्टम में, रेक्टम जो है इट्स अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एज वेल एज इट्स अ पार्ट ऑफ हाइंड गट। ठीक है, रेक्टम जो है उसका फंक्शन क्या है, फीसिस को स्टोर करता है। वो लोकेशन इसकी पेल्विस में लोकेटेड है। हमने पढ़ा था कि सिग्मोइड कोलोन जो था, पेल्विक कोलोन जिसका नाम था, एंड होता है एट द लेवल ऑफ S3, तो वो कंटिन्यू हो जाता है इनटू रेक्टम। अब जैसे ही सिग्मोइड कोलोन एंड हुआ, सिग्मोइड कोलोन के पास 3 फीचर्स थे, टीनिया कोलाई, हॉस्ट्रेशस एंड एपेंडाइटिस एपिकुलाई के। ये तीनों के तीनों फीचर्स खत्म हो जाएंगे, हट जाएंगे, एक एब्रप्ट एंड आ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हम आ गए रेक्टम की तरफ। S3 के लेवल पर ये होगा। ठीक है, कहाँ पर? S3 के लेवल पर। ठीक है, दिस वाज ऑल फॉर इंट्रोडक्शन टू रेक्टम। और तब हम एम्ब्रियोलॉजी ऑफ हाइंड गट डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कि हाइंड गट में हिस्से कौन कौन से होते हैं। हाइंड गट में हमारे पास आ जाता है, हाइंड गट शुरू होता है हमारा डिस्टल 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन से। फिर हमारे पास आ जाता है डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, रेक्टम एंड एनल कैनाल। ठीक है, अब इसकी एम्ब्रियोलॉजी में इतना कुछ स्पेसिफिक, ऊपर के हिस्से में इतना कुछ स्पेसिफिक नहीं होता, लेकिन जब हम रेक्टम पर पहुंचते हैं, रेक्टम में हमें मालूम है कि यहाँ पर वॉल्व्स आ जाते हैं, इनको हम कहते हैं ह्यूस्टन वॉल्व्स। ये अंदर की तरफ फोल्ड्स आ गए, वॉल्व्स आ गए। ठीक है, इनके फंक्शंस होते हैं कि ये फीसिस को रोक कर रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 3 से 4 हमारे पास वॉल्व्स होते हैं, इनको बोलते हैं ह्यूस्टन वॉल्व्स। 3rd ह्यूस्टन वॉल्व की लेवल पर हमारे पास एक बड निकलता है, उसको हम बोलते हैं एलेंटॉइस। ठीक है, एलेंटॉइस। एलेंटॉइस क्या बनाएगा? हमारा यूरिनरी ब्लैडर बनाएगा, यूरेटर तो नहीं, रादर यूरेथ्रा वगैरह बनाएगा। ठीक है, तो इस एलेंटॉइस ये हमारे यूरिनरी सिस्टम का लोअर पार्ट वगैरह बनाता है ये। अब जब भी ये एलेंटॉइस बनाएगा ये, तो अब हमें सेपरेशन चाहिए रिमाइंडर ऑफ द गट ट्यूब से और यूरोजेनाइटल वाले गट ट्यूब से, क्योंकि ये यहीं पर ही ग्रो होगा। सिंस यहीं पर ग्रो होगा तो यूरिन वगैरह यहाँ पर आएगी, तो हमें कोई सेपरेशन चाहिए ताकि फीसिस और यूरिन मिक्स ना हो जाए। तो अब क्या होगा कि एक सेपरेशन आ जाएगी, इसको हम बोलते हैं यूरो रेक्टल सेप्टा। ये सेप्टा जब नीचे की तरफ ग्रो करती जाएगी और टुवर्ड्स टिल दी एंड फ्यूज़ हो जाएगी विद द क्लोइकल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो क्लोइकल मेम्ब्रेन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगी। ये पूरी क्लोइकल मेम्ब्रेन थी, और जब ये फ्यूज़ हुई इसके साथ, तो उसने बनाई स्ट्रक्चर दैट वी नो एज पेरिनियल बॉडी। ठीक है, और फिर इसने अब 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया क्लोइकल मेम्ब्रेन को। एक हिस्सा ये आगे की तरफ जो है हमारा यूरोजेनाइटल मेम्ब्रेन। ठीक है, और एक हिस्सा पीछे की तरफ विच इज़ आवर इनोरेक्टल मेम्ब्रेन। ठीक है, इनोरेक्टल मेम्ब्रेन का ताल्लुक GIT के साथ है, यूरोजेनाइटल मेम्ब्रेन का ताल्लुक GIT के साथ नहीं है। अब एक और भी चीज़ होती है एलेंटॉइस के आने की वजह से। एलेंटॉइस पूरे हाइंड गट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। एक इससे ऊपर वाला हिस्सा जिसको हम बोलते हैं प्री एलेंटॉइक, और एक इसके बाद वाला हिस्सा एलेंटॉइस के बाद जिसको हम बोलते हैं पोस्ट एलेंटॉइक। डिस्टल 1/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन से लेकर अपर 2/3 ऑफ रेक्टम तक हमारे पास प्री एलेंटॉइक की डोमेन आ जाती है, रेन आ जाता है, और लोअर 1/3 ऑफ रेक्टम से शुरू होकर अप टिल दी एंड ऑफ एनल कैनाल हमारा आ जाता है पोस्ट एलेंटॉइक पार्ट ऑफ हाइंड गट। अब एनल कैनाल में क्या होता है, क्योंकि हमें मालूम है कि इनोरेक्टल मेम्ब्रेन जो क्लोइकल मेम्ब्रेन थी उसमें होनी है रप्चरेशन। रप्चर कैसे होगा कि जब मीजोडर्म नहीं है तो एंडोडर्म एक्टोडर्म मिलेंगे, मिलकर वो इनफोल्ड हो जाएंगे, तो ओपनिंग बन जाएगी एक। ठीक है, पीछे की तरफ इनोरेक्टल मेम्ब्रेन की हो रही है तो वो एनल ओपनिंग कहलाएगी। अब जब एनल ओपनिंग बन रही है तो इनफोल्डिंग हुई, तो इनफोल्डिंग में कुछ ऐसा होगा
जो बनेगा एक्टोडर्म के साथ, ठीक है, यूँ करके। ये वाला जो हिस्सा है ये एक्टोडर्मल है, किसका, एनल कैनाल का। कितना है, लोअर हाफ ऑफ एनल कैनाल, ठीक है। तो एंडोडर्मल हिस्से ऑफ एनल कैनाल एंड एक्टोडर्मल हिस्सा ऑफ एनल कैनाल के दोनों के बीच में एक लाइन आ जाएगी, इसको हम बोलते हैं पेक्टिनेट लाइन। पेक्टिनेट लाइन भी कहते हैं, डेंटेट लाइन भी कहते हैं, दोनों कहना सही है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल फॉर द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ हाइंडगट। हमने शुरू किया था, उसके पार्ट्स डिस्कस किए, फिर हमने एलेंटॉइस की डेवलपमेंट डिस्कस की, एलेंटॉइस की वजह से फिर हमने सेपरेशन डिस्कस की ऑफ द क्लोइकल मेम्ब्रेन इनटू टू। ऑल्सो हमने डिवीजन डिस्कस की ऑफ द इंटायर हाइंडगट इनटू प्री एलेंटॉइक एंड पोस्ट एलेंटॉइक। फिर हमने फाइनली डिस्कस किया प्रोक्टोडियम की फॉर्मेशन, ये जो इनफोल्डिंग हुई है जिसकी वजह से एक्टोडर्म अंदर की तरफ है, इसको हम प्रोक्टोडियम बोलते हैं। प्रोक्टोडियम की फॉर्मेशन डिस्कस की, प्रोक्टोडियम का हिस्सा डिस्कस किया जो एनल ट्राइंगल या एनल मेम्ब्रेन से रिलेटेड है, जो एक्टोडर्मल पार्ट ऑफ द एनल कैनाल है, लोअर हाफ ऑफ द एनल कैनाल, वो हमने दोनों के बीच में डिमार्केशन पॉइंट डिस्कस की विच वाज द पेक्टिनेट लाइन, ठीक है। दिस वाज ऑल फॉर द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ हाइंडगट। और तो अब हम ग्रॉस एनाटमी ऑफ रेक्टम को डिस्कस करने वाले हैं। ग्रॉस एनाटमी ऑफ रेक्टम में हम शुरू करते हैं इसके दो एंड्स के साथ। इसके दो एंड्स पर दो जंक्शंस हैं हमारे। कौन कौन से जंक्शन? एक है हमारा रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन, जो होता है जहाँ पर सिग्मोइड कॉलोन ख़त्म और रेक्टम शुरू। एक है हमारा एनोरेक्टल जंक्शन, जहाँ पर हमारा एनल कैनाल शुरू हो जाता है और रेक्टम ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का एरिया जितना भी है वो रेक्टम है। रेक्टोसिग्मोइड जंक्शन कौन सी लेवल पर है? वो है द लेवल ऑफ S3। और एनोरेक्टल जंक्शन कब तक है, कौन सी लेवल पर है? वो द लेवल ऑफ पेल्विक डायफ्राम। पेल्विक डायफ्राम एक ग्रुप ऑफ मसल्स हैं जो एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम द प्यूबिस एंटीरियरली अप टिल द कॉक्सिजियस, इवन उसके साइड वाले एरिया इलियम वगैरह पोस्टीरियरली, ठीक है। अब ये जितने भी ग्रुप ऑफ मसल हैं सेपरेट करते हैं पेल्विक कैविटी को उसके अगले रीजन के साथ। तो उसके ऊपर अगर पेल्विस है तो उसके नीचे एक कम्प्लीटली इंटायरली डिफरेंट रीजन होगा, उसका नाम होगा पेरिनियम, ठीक है। तो ये पेल्विक डायफ्राम के थ्रू बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो क्रॉस थ्रू होते हैं, उसमें से एक रेक्टम है। रेक्टम जैसे ही इसके थ्रू क्रॉस होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द एनल कैनाल। स्पेसिफिकली रेक्टम जिस मसल के थ्रू क्रॉस होता है उसका नाम होता है प्यूबो रेक्टैलिस। वो मसल एक्सटेंड होता है प्यूबिस से एंड जाता है वो अप टिल द रेक्टम, तो उसका नाम है प्यूबो रेक्टैलिस, ठीक है। ये आ गया इसकी थोड़ी सी पोजीशन वाइज। अब अगर हम आ जाएं इसकी थोड़ी सी एनाटमी पर, तो हम देखते हैं कि कोलॉन में 3 तरीके के स्पेसिफिक फीचर्स है। कौन कौन से? ऑस्ट्रेशंस, टीनिया कोला और अपेंडाइसिस एपिप्लरी। जैसे ही हम रेक्टम में आएंगे एक एब्रप्ट एंड हो जाएगी, तीनों के तीनों फीचर्स गायब। रेक्टम में मसल टीनिया कोला है ही नहीं, ना ही अपेंडाइसिस एपिप्लरी की है, ना ही ऑस्ट्रेशंस है। तो इधर हमें क्या मिलेगा? इधर हमें कर्व्स मिलेंगे। कर्व्स 2 तरीके के हमारे पास एंटीरियर पोस्टीरियर कर्व्स हैं और फिर 3 लेटरल कर्व्स हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर कर्व पर आते हुए रेक्टम लाई कर रहा है हमारे कॉन्केविटी पर। किसके कॉन्केविटी पर? सैक्रम वर्टिब्रा की कॉन्केविटी पर। तो उसका एक कर्व आ जाएगा एंटीरियर पोस्टीरियर पहला वाला, जो है सैक्रम की कॉन्केविटी को फॉलो करता हुआ है, उसको हम कहते हैं सैक्रल कर्व। उसके एंटीरियरली हमारे पास कॉन्केव होगा, दूसरे को तो एंटीरियर कॉन्केव है एंड पोस्टीरियर इज कॉन्वेक्स। ये हमारा कौन सा कर्व है? पहला एंटीरियर पोस्टीरियर कर्व, दैट इज सैक्रल कर्व। दूसरा जो हमारा कर्व है वो रेक्टम का पेरिनियम में आकर होता है, उसको हम कहते हैं पेरिनियल कर्व। उसको इनोरेक्टल कर्व भी कह सकते हो, इनोरेक्टल एंगल भी कहा जाता है उसे। उसमें क्या है? उसमें इसका उल्टा है, एंटीरियरली हमारा कॉन्वेक्स आ जाता है एंड पोस्टीरियरली कॉन्केव।
ठीक है, फिर हम आ जाते हैं इसके लेटरल कर्व्स पर। लेटरल कर्व्स को हम फोल्ड्स भी बोलते हैं, वॉल्स भी बोलते हैं, ह्यूस्टन वॉल्स जो हमने एम्ब्रियो में पढ़ा था। ठीक है, तो उनका दूसरा नाम ह्यूस्टन वॉल्स भी है, रेक्टल फोल्ड्स भी है, ट्रांसवर्स रेक्टल फोल्ड्स। तो ये हमें 3 मिलेंगे, 2 ऑन द लेफ्ट, 1 ऑन द राइट। जो ऊपर है लेफ्ट वाला उसको हम बोलते हैं सुपीरियर लेफ्ट फोल्ड। ठीक है, जो राइट पर है वो इंटरमीडिएट फोल्ड। ठीक है, एंड देन जो फाइनली हमारा है लेफ़्ट साइड में नीचे वाला उसको हम कहते हैं इंफीरियर लेफ्ट फोल्ड। ठीक है, फर्स्ट ह्यूस्टन वॉल, सेकंड ह्यूस्टन वॉल एंड थर्ड ह्यूस्टन वॉल। अब इन्होंने रेक्टम को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, अपर 1/3, मिडिल 1/3, लोअर 1/3। मिडिल 1/3 एंड लोअर 1/3। ठीक है, अब जो आ गई हमारी, हमने डिस्कस कर लिया इसके लेटरल कर्व्स के बारे में भी। फिर फाइनली आ जाती हैं इसकी 2 फेशियाज उसको सराउंड कर रही होती हैं। अब रेक्टम को एक फेशिया इसको सराउंड करती है आगे से, एक फेशिया इसको सराउंड करती है पीछे से। जो उसको पीछे से सराउंड करती है वो उसको सैक्रम और रेक्टम को आपस में जुदा करके रखती है, उसका नाम होता है वॉल्डेयर्स फेशिया। ठीक है, और जो उसको आगे वाले स्ट्रक्चर से जुदा करके रखती है उसका नाम होता है डीनोवेलर फेशिया। डीनोवेलर फेशिया इसको आगे से जुदा करके रख रही है। ठीक है, ये आ गई हमारी इसकी एनाटमी। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करते हुए, जो हमारा एनोरेक्टल जंक्शन पे एनोरेक्टल कर्व बन रहा था वो वेरिएबल होता है ड्यू टू दी टोन ऑफ दी प्यूर रेक्टलिस मसल। अक्सर उसकी लेवल या फिर एंगल जो होता है उसका होता है 108 to 127 डिग्रीज के दरमियान। ठीक है, लेकिन अगर कंट्रैक्ट हो गया तो उसकी वजह से एंगल छोटा भी हो सकता है, 100 के लेवल पर भी पहुंच सकता है, इवन 90 के लेवल पर भी पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये शॉर्टन हो सकता है इसका एंगल। ये डेफिकेशन वगैरह में हमें मदद करवाता है इसका एनोरेक्टल एंगल। दूसरी बात, ये जो इतने सारे फोल्ड्स वगैरह बने हैं, इन फोल्ड्स का काम क्या है? फोल्ड्स का काम बेसिकली है कि फीसीस को स्टोर करने में आसानी हो, क्योंकि अब अपर 1/3 में फीसी होगी, मिडिल 1/3, लोअर 1/3, तो ये अब सेपरेटली स्टोर हो सकती है थ्रू द ट्रांसवर्स रेक्टल फोल्ड एज वेल एज थ्रू द इंटीरियर पोस्टीरियर फोल्ड एज वेल। ठीक है, ये आ गया हमारा इसका ग्रॉस एनाटमी। और तब हम रेक्टम के रिलेशंस और रिफ्लेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। पहली बात तो ये है कि मेल और फीमेल में रिलेशन रिफ्लेक्शंस डिफरेंट होंगे, क्योंकि ड्यू टू एनाटमी फीमेल हैज़ यूट्रस एंड वजाइना, लेकिन मेल ऑब्वियसली डजंट हैव यूट्रस एंड वजाइना। तो अब फीमेल में स्टार्टिंग में क्या होगा, पोस्टीरियरली दोनों का सेम होगा, हमारे पास सैक्रम होगा और सैक्रम वर्टिब्रा से निकलते हुए हमारे सैक्रल प्लेक्सस। ठीक है, तो पोस्टीरियरली तो दोनों में सेम है। एंटीरियरली क्या होगा, एंटीरियरली में फीमेल में हमारे पास अपर पार्ट ऑफ दी वजाइना होगा एंड यूट्रस होगा। मेल की तरफ आ जाएं तो एंटीरियरली हमारे पास ब्लैडर मिलेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड मिलेगा, सेमिनल वेसिकल मिलेगी। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं जो हमें मेल में मिलेंगी। अब रिफ्लेक्शंस पर आते हुए तो पेरिटोनियम जो होगा वो ऑब्वियसली एब्डोमिनल, मेनली एब्डोमिनल होता है, लेकिन थोड़ा सा उसका हिस्सा नीचे की तरफ ही आता है ऐसे करके। ठीक है, और मेल में है तो कुछ यूँ। तो 2 पाउचेस बन जाते हैं इन फीमेल, एंड इन मेल 1 पाउच बन रहा है, एक ये रहा और एक ये रहा, और इन मेल सिर्फ एक अकेला। ठीक है, अब इन फीमेल्स क्या होगा कि इसको हम बोलेंगे रेक्टम और यूट्रस के बीच वाला पाउच, रेक्टो यूट्राइन पाउच। ठीक है, इसको पाउच ऑफ डगलस भी बोलते हैं। और इसको बोलेंगे यूट्रस और यूरिनरी ब्लैडर के बीच वाला। ब्लैडर का दूसरा नाम वजाइकल भी है, तो यूट्रोवजाइकल पाउच। ठीक है, मेल में रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के बीच का पाउच विच इज नोन एज रेक्टोवजाइकल पाउच। ठीक है, पहली बात तो ये आ गई कि इधर पेरिटोनियल रिफ्लेक्शंस में
कौन कौन से रिसेसिस या पाउचेस बन रहे हैं। मेल में एक रेक्टोवजाइकल पाउच, फीमेल में 2 रेक्टोयूट्राइन पाउच एज वेल एज यूट्रोवजाइकल पाउच। ठीक है, पहली बात ये आ गई। दूसरी बात ये कि रेक्टम जो है अगर हम उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं वापस से, अपर 1/3, मिडिल 1/3 एंड लोअर 1/3, तो अपर 1/3 जो है वो इंट्रापेरिटोनियल होता है, वो एंटीरियरली एज वेल एज लैटरली, तो एंटीरियरली भी और लैटरली भी कवर्ड होगा विद दी पेरिटोनियम। ठीक है, मेजेंट्री नहीं होगी लेकिन पेरिटोनियम कवर करेगा। फिर मिडिल 1/3 जो है वो हमारा कवर्ड होगा ओनली एंटीरियरली। दिस इज सेम फॉर बोथ मेल एंड फीमेल्स। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट जो है अपर 1/3 एंटीरियरली एज वेल एज लैटरली कवर्ड बाय पेरिटोनियम, सेकेंड पार्ट ओनली कवर्ड एंटीरियरली, थर्ड पार्ट नॉट कवर्ड। तो फर्स्ट पार्ट इंट्रापेरिटोनियल हुआ, सेकेंड पार्ट रेट्रोपेरिटोनियल हुआ, और थर्ड पार्ट पेल्विस में तो उसका पेरिटोनियल का हो ही नहीं रहा, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल का तो पहले। ठीक है, तो ये हमारी आ गई रिलेशंस एंड रिफ्लेक्शंस ऑफ रेक्टम। और तो पहला जो हमारा क्लिनिकल है दैट इज़ रेक्टल कैंसर। किसी भी कैंसर को डिस्कस करते हैं हम उसके कॉजेज़ नहीं देखते, हम उसके रिस्क फैक्टर्स देखते हैं। रिस्क फैक्टर्स 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं हम लोग, नॉन मॉडिफाइबल और मॉडिफाइबल। नॉन मॉडिफाइबल में हमारे पास मेनली 3 चीज़ें आ जाती हैं, एज, जेंडर, हिस्ट्री। एज 50 ईयर्स से अबव होगी तो ज़्यादा चांसेस हैं, जेंडर मोर कॉमन इन मेल्स दैन फीमेल्स, और हिस्ट्री में फेमिलियल हिस्ट्री अगर है तो ज़्यादा हाई चांसेस हो जाते हैं फॉर रीअकरेंस इन रेक्टल कैंसर। ठीक है, अब मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर्स में पास ओबेसिटी आ जाती है। ओबेसिटी ऑलमोस्ट हर कैंसर की वो होती है, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होता है। उसके अलावा हमारे पास शुगरी डाइट और प्रोसेस्ड फूड आ जाते हैं डाइट में, जो रेक्टल कैंसर के रिस्क फैक्टर्स में इंक्लूड किए जाते हैं। अब सिम्टम्स क्या होंगे? सिम्टम्स हम लोग 2 समय उसको डिवाइड करते हैं, एक जनरल सिम्टम्स आएंगे हमारे, दूसरा आएंगे जीआई रिलेटेड। सबसे पहला जो जनरल सिम्टम होगा वो होगी वीकनेस। कैंसर सेल्स हैं, ठीक है, तो कैंसर सेल्स ग्रो करेंगे तो वीकनेस हो जाएगी ड्यू टू दी यूजेज ऑफ न्यूट्रिशन बाय द कैंसर सेल्स। ठीक है, पोस्टीरियर थाई पेन इस बाद में आते हैं कि क्या होगा। जीआई रिलेटेड में हमारे पास ब्लोटिंग आएगी, क्रैम्प्स आएंगे, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे और फुलनेस होगी। ब्लोटिंग और फुलनेस इसलिए होती है क्योंकि अगर कैंसर ग्रो कर रहा है विद इन द ल्यूमन तो उसको ऑक्लूड कर सकता है, जिसकी वजह से ब्लोटिंग भी हो सकती है, फुलनेस भी हो सकती है। ठीक है, क्रैम्प्स भी इसी वजह से आएंगे, सिंस ऑक्लूजन है तो मसल कंट्रैक्शन ज़्यादा होगी, ज़्यादा हुई तो पेन हुआ तो फिर उसको हम कहेंगे क्रैम्प्स। उसके अलावा ब्लीडिंग भी हो सकती है, म्यूकोजल डैमेज की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा आ जाओ, मैं बता रहा था पोस्टीरियर थाई पेन के बारे में। होता कुछ नहीं है कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर सैक्रम है, उसके पोस्टीरियरली सैक्रल प्लेक्सस है जो उधर से निकल रहा है, ये रहा हमारा रेक्टम। उन लोगों को सेपरेट करता है हमारा वॉल्डेरिस फेशिया। बिल्फर्स अब यहाँ पर अगर कैंसर है जो ग्रो करेगा तो कैंसर जो है वो 2 तरीके से फैल सकता है। एक होती है उसकी मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस किसके थ्रू हो सकती है? या तो ब्लड या तो लिम्फेटिक्स। ठीक है, इन दोनों के थ्रू मेनली मेटास्टेसिस हो सकती है। ठीक है, तो उसकी ब्लड सप्लाई में से बिल्फर्स वीनस ड्रेनेज में कैंसर सेल चले गए, कहीं और चले गए, लिम्फेटिक्स में से कहीं कैंसर सेल चले गए तो ट्रैवल करके किसी और जगह पे चले गए। ठीक है, इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। दूसरा जो होता है इसका होता है लोकल इन्वेजन। लोकल इन्वेजन, अब जो वॉल्डेरिस फेशिया है वो लोकल इन्वेजन को प्रिवेंट कर रही होती है, लेकिन बिल्फर्स अगर कैंसर ज़्यादा बढ़ गया तो लोकल इन्वेजन में ये जो नर्व्स प्लेक्सस बना है हमारे, ये कंप्रेस हो सकता है। अगर ये कंप्रेस हुआ तो शायटिका हो सकती है। शायटिका में 2 मेन उसके फीचर्स होते हैं, एक होता है इसका पोस्टीरियर थाई पेन, दूसरा होता है इसका वीकनेस इन लेग। कि शायटिक नर्व जो होती है हमारी, जो सैक्रल प्लेक्सस से बनती है, वो अगर कंप्रेस हो जाए तो दो फीचर्स आएंगे, 2 सिम्टम्स आएंगे। एक तो पोस्टीरियर थाई में पेन होगा, दूसरा पोस्टीरियर थाई के मसल जो हैं जिसको शायटिक नर्व हमारा सप्लाई कर रही है मोटर इनपुट, तो वो अब नहीं सही तरीके से नहीं कर पाएगी, तो फिर वीकनेस होगी इन 2 पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, दिस वाज ऑल फॉर रेक्टल कैंसर। इसकी डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम लोग CT स्कैन वगैरह करवा सकते हैं, प्रोक्टोस्कोपी में भी हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे होगा। ठीक है, एंड देन ट्रीटमेंट में तो एंटी कैंसर ट्रीटमेंट वगैरह जो होती है उसकी वो होगी।